स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। आज से हम लोग रीतिकाल पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आदिकाल और भक्तिकाल के बाद अब रीतिकाल की बारी है। आज से रीतिकाल पे विशेष रूप से चर्चा होगी। रीतिकाल की चर्चा करने से पहले अगर रीति शब्द के बारे में विचार करें तो रीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मार्ग, जिसपे एक पद्धति, एक नियम, जिसपे नियम पूर्वक चला जाता है, ये शाब्दिक अर्थ है। अगर इसका अर्थ संस्कृत के काव्यशास्त्र में देखें, रीति शब्द का अर्थ जो है वह काव्यांग विशेष के लिए एक रूढ़ शब्द बन गया है। वह काव्यांग के बारे में प्रयुक्त होता है। रीति शब्द काव्यांग का मतलब हो गया रीत, जो होता है रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि, इन्हें काव्यांग कहते हैं, जो काव्य के अंग माने जाते हैं। तो उनके लिए ये शब्द जो है वह रूढ़ हो गया है, रीति शब्द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अगर देखें समय सीमा की बात करें रीतिकाल के, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक का जो समय है उसे रीतिकाल का समय माना है। अगर ईस्वी सन में देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी सन का जो काल खंड है वह रीतिकाल के लिए माना जाता है। देखिए, ईस्वी सन और संवत में अगर अंतर देखें तो टोटल 57 वर्षों का अंतर आता है। अगर आपको किसी विक्रम संवत से ईस्वी सन में बदलना है, उस कालखंड को जानना है, तो उसमें से आप 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन निकल आएगा। और अगर ईस्वी सन से आप विक्रम संवत को देखना चाहते हैं तो उसमें 57 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत हो जाएगा। कुल अंतर जो होता है वह 57 वर्षों का होता है ईस्वी सन में और संवत में। देखिए, जो मध्यकाल जो है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 खंडों में विभक्त किया था। पहला हो गया पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहते हैं, और दूसरा हो गया उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल के अगर नामकरण की चर्चा करें तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से नामकरण किया रीतिकाल का, जिसमें रीति काव्य कहा डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जी ने, इसे रीति काव्य कहा। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। इसलिए कहा कि इस काल में अलंकृत काव्यों की रचना, अलंकार का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए उन्होंने अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं में अगर देखें तो कई बार ये पूछता है कि कौन कौन से बंधु हैं, मिश्र बंधुओं के या नाम क्या हैं। तो उसमें देखिए आप लोग, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 जो हैं वह मिश्र बंधु हैं। इन्हीं तीनों लोगों को मिला करके मिश्र बंधु नाम दिया गया है इन लोगों को। अगला जो है वो रीतिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, क्योंकि इस काल में श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा लिखी गई, इसलिए इसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। कला काल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। कला काल क्यों कहा? क्योंकि कला पक्ष की प्रधानता इस काल में ज्यादा थी। इस काल की रचनाओं में, जैसे कि आप जानते हैं कि काव्य के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो इस काल की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता थी, इसकी वजह से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल कहा। देखिए, रीति काल के संबंध में अगर देखें तो मिश्र बंधुओं का तर्क यह था, इस काल को वे कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए, ऐसा मिश्र बंधुओं ने कहा। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता, इसलिए यह नाम उचित नहीं होगा। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति जो है वह श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारित कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई थी। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल का संपूर्ण कविता बोध नहीं हो पाता था। काव्यांग चर्चा इस काल की जो है वह सामान्य प्रवृत्ति थी, और कविगण जो है वह उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसे भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में कवि आनंद लेते थे, उसी प्रकार से ये लोग काव्यांग निरूपण में आनंद लेते थे। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। तो ये जो लक्षण ग्रंथ थे, ये लोग दूसरों को काव्य की रचना का पद्धति का ज्ञान कराने के लिए ये लोग करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग जो है वह काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है।
ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण उदाहरण दिए जाते हैं वे रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इस काल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वह रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण जो है वह प्रवृत्ति के आधार पर ही किया है। आप देखेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल, सब पे प्रवृत्ति के आधार पर ही उन्होंने कालों का नामकरण किया था। इसीलिए अतः रीति की जो प्रधानता के कारण ही इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल कहा है। रीति से उनका तात्पर्य है पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण। यह है रीतिकाल। इसी के आधार पर उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। अब देखते हैं रीति काल के, ये तो रीतिकाल का नामकरण था। अब देखते हैं रीतिकाल के जो प्रस्तोता हैं, रीति काल के जो प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि जो है उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। कई लोगों को मानते हैं। इसमें 3 नाम प्रमुख रूप से उभर करके सामने आए हैं। पहले है कृपाराम जी। कृपाराम जी का अगर देखें तो इनका समय जो है वह 1541 ईस्वी है और इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानने का जो आधार ग्रंथ है वह इनकी रचना जो हित तरंगिणी है। इसके आधार पर कालक्रम की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जा सकता है। दूसरे है केशवदास जी। केशवदास जी का जो समय है वह है 1555 से 1617 ईस्वी और इनका जो आधार ग्रंथ है वह रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का कवि माना जा सकता है और डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में माना है। अगले हैं चिंतामणि जी। चिंतामणि का समय जो है वह 1643 ईस्वी के आसपास है और इनकी जो है आधार ग्रंथ जो है वह रसविलास और श्रृंगार मंजरी है। अविरल या अखंड काव्य परंपरा चलने की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का जो है प्रवर्तक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चिंतामणि जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र का जो प्रथम नायिका भेद ग्रंथ है वह कृपाराम जी की हित तरंगिणी को माना जाता है। ब्रजभाषा में रचित इस कृति में दोहा छंद शैली अपनाई गई है और डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के अनुसार हित तरंगिणी हिंदी सतसई परंपरा की प्रथम रचना है। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध या मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य में रूपांतरण का श्रेय जो है वह केशवदास जी को दिया जाता है। वे कालक्रम की दृष्टि से तो भक्ति काल के हैं पर उनकी प्रवृत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रीति काल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों को अगर यहाँ प्रस्तुत किया जाए, उनके मत को प्रस्तुत किया जाए तो वे कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि रीति काव्य का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी के में रीति काव्य की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर के नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीति काव्य परंपरा उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे पिंगल या कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु और काव्य प्रकाश शीर्षक से 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 3 पुस्तक लिखी, काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु और काव्य प्रकाश शीर्षक से 3 रचनाएं लिखी और पिंगल छंद शास्त्र की भी एक पुस्तक लिखी। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह चिंतामणि को मानते हैं रीति काव्य का प्रवर्तक कवि। अब देखते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। देखिए, रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा हुई, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि पे चर्चा हुई। अब देखते हैं रीतिकाल के वर्गीकरण पे। रीतिकाल का जो वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया गया है: रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। इन्हीं के आधार पर ये रीतिकाल की सारी रचनाओं का आगे हम लोग विवेचन करेंगे। देखिए, रीतिबद्ध कवि वे होते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए, अर्थात उन्हें रीति ग्रंथों की रचना की
ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, यशवंत सिंह, कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुल्लह, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि। ये जो है वह रीतिबद्ध कवि हैं। अगर रीति मुक्त कवि को देखें तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात उन्होंने जो अपने ग्रंथों में लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और इनके हृदय में एक स्वतंत्र प्रवृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की इन्होंने। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा और आलम और ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये 4 प्रमुख हैं इसमें रीति मुक्त कवियों में। ये लोग अपने काव्य में उन्मुक्त अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इन्होंने किसी भी रीति यानी काव्यांग निरूपण, काव्यांग को आधार नहीं बनाया। ये लोग उन्मुक्त रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया अपने काव्य में। आगे देखते हैं रीति सिद्ध कवि। तीसरे वर्ग के ये कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति के परंपरा में थे। उन्होंने यह जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। इनके एकमात्र ग्रंथ जो बिहारी सतसई है, जिसमें रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है और अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश भी इन्होंने किया है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी इनके अनेक दोहे खरे उतरते हैं। अगर पाठक रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक बिहारी सतसई को वो अच्छे से आत्मसात नहीं कर सकता है। कोई भी पाठक जो है जिसको रीति के अर्थात काव्यांग का जो है ज्ञान होगा, वही बिहारी के इन सतसई का बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जिसको वो अच्छे से समझ सकता है। अगर जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारे दोहे जो है वो समझ नहीं पाएगा, जिसे काव्यांग की जानकारी नहीं होगी। बिहारी के संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये पंक्तियां किसी आलोचक ने कही हैं बिहारी सतसई पे। ये था रीतिकाल का कुछ सामान्य परिचय आप लोग के सामने, जिसमें रीति के शाब्दिक अर्थ को हम लोगों ने जाना। इसी के साथ रीतिकाल के नामकरण पे चर्चा हुई, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के बारे में भी चर्चा हुई और रीतिकाल के वर्गीकरण पर भी चर्चा हुई। अब कल का जो विषय रहेगा वह रीतिकालीन मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। रीतिकाल के जो भी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।